कमेंट करो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं प्यारे बच्चे आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं स्टूडेंट्स? अच्छा महसूस कर रहे हैं? सर मैंने आगे के 15 क्वेश्चन कर लिए अनंत। वेरी गुड अनंत भाई, सीखो कुछ अनंत से। तो बच्चों, कल मैंने आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया था सिमिलरिटी की थ्योरी, त्रिभुजों की समरूपता, कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, क्यों होते हैं, सिमिलर होने से क्या होता है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर यानी कि समरूप हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। करस्पॉन्डिंग साइड के अलावा जितनी भी करस्पॉन्डिंग लेंथ होती है, चाहे वो हाइट हो, एल्टीट्यूड हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, उनका लंबाई का रेशियो भी सेम होता है मेरे दोस्त। दूसरी बात, कि सिमिलर ट्रायंगल में जो एरिया का रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, चलेगा मेरे दोस्तों। तो आज की क्लास में उस पे बेस सवाल करेंगे और आगे के कंसेप्ट जो थेस थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम अपने पढ़े ना बचपन में, थेस थ्योरम पढ़िए किसी ने? मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, आज की क्लास में आपको ये दोनों थ्योरम्स भी समझाऊंगा। ठीक है भाई? सर मेरे से भी हो गए, ये तो इजी हैं सारे। हाँ जी पंकज, इजी हैं। तो शुरू में जो सवाल है वो क्वेश्चन है जिनमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बिना डायग्राम के सवाल हो जाएंगे। बिल्कुल बेसिक सवाल मैंने शुरू में डाले हैं, ठीक है, जिनको बच्चा केवल कंसेप्ट जान के ही कर सकते हैं, इसमें कोई चित्र नहीं बनाना पड़ेगा जी। ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीएफ के सिमिलर है। ए 47 है, ई 63 है। आपसे पूछा है सी का मान। सी का मान आपसे पूछा है बच्चों। देखो ये सी आपसे पूछा है मेरे प्यारे भी, ये एंगल आप जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल में हर करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है। बताओ एक करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है। आपको एंगल ए की वैल्यू 47 डिग्री दी है, 47 डिग्री। एंगल ए का मान कितना दिया आपको? एंगल ए का मान आपको 47 डिग्री दिया है। ठीक है, आपको सवाल में दिया है ई 63, तो आपको नहीं समझना चाहिए भैया कि भाई ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, बी और ई करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, जो एंगल ई होगा वही एंगल बी होगा। अगर एंगल ई 63 है तो एंगल बी भी 63 डिग्री का होगा, कि दोनों करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है, बी और ई एक जगह लिखे हुए हैं। अब आपसे तो सी पूछा है, क्या नहीं निकाल सकते? वो तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। अब 47 प्लस 63 हो गया 110, तो सी कितना बचा? 70 डिग्री। 110 और 70 180, तो 70 डिग्री का मेरे दोस्तों आपको एंगल सी आ जाएगा। इसमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर प्यारे भाई आपके सामने दो, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल आपके सामने पेपर में आया है, बनाएं। यदि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज डीईएफ में दे दिया, पी 52 है, क्यू 74, आर 54, डी 54, ई 74, एफ 52, तो निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखो तीनों एंगल बराबर दिख रहे हैं, 52, 74, 54, तो सिमिलर तो है, लेकिन करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की जगह ही आपको करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिखना है। अब यहां पर एंगल पी 52 डिग्री है, यहां देखो 52 कौन सा है? एफ। एफ 52 है, तो पी की जगह एफ होना चाहिए। पी की जगह यहां पे डी लिखा हुआ है, गलत बात। पी की जगह एफ होना चाहिए, ठीक बात। पी की जगह डी लिखा हुआ है, गलत बात। दो ऑप्शन कट गया, दो ऑप्शन कट गया, बचा दो ऑप्शन, उन्हीं पे ध्यान दूंगा। अब एंगल क्यों 74 है? क्यों, यहां देखो 74 क्या है? ई। ई 74 है मेरे दोस्तों, तो क्यों की जगह ई होना चाहिए, क्यों की जगह यहां पर ई लिखा है, ठीक बात। यहां क्यों की जगह डी लिखा है, गलत बात। क्यों की जगह यहां पे डी लिखा है, गलत बात। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है, खत्म सवाल। ठीक है मेरे बच्चों, तो कोई चित्र नहीं बनाना, बस बराबर वर्टेक्स की जगह जहां इक्वल एंगल बन रहे हैं वहां पे आपको लिख देना है। तो पी क्यू आर जो है वो एफ ई डी के करस्पॉन्डेंस है। ऑप्शन से उड़ा लेंगे, ए ऑप्शन सभी बच्चों का आंसर आ गया। आसान सवाल है, इससे आसान सवाल नहीं होता पेपर में। आप ये सोचो कि इससे आसान सवाल आ रहा है ना, ये सबसे नीचे स्तर के सवाल हैं सिमिलरिटी टॉपिक पे। दी गई आकृति को ध्यान से पढ़ो और एस का मान बताओ। हमने आकृति ध्यान से पढ़ी भाई, अच्छी जी, अच्छी। चलो ऐसे ये देखो, ये साइड करके 4 6 10, ये 4 6 10, ये 4 का आधा 2 हो गया, 10 का आधा 5 हो गया। अब ये 35 डिग्री का एंगल दिया, ये भी 35 डिग्री दिया, एक एंगल बराबर भी दे दिया यहां पर 35 डिग्री। अच्छा भाई, अगर ये एक एंगल बराबर है, 4 10 6 का रेशियो फॉलो हो रहा है, तो यहां पर भी एंगल 35 डिग्री, यहां भी सेम रेशियो फॉलो होना चाहिए। अब आधा हो गया, 4 का आधा 2, 10 का आधा 5, तो 6 का आधा 3, तो एस की वैल्यू भी आपकी 3 आ जाएगी। सेम रेशियो फॉलो होना चाहिए, 3 इसका आंसर है, बिल्कुल आधा कर दिया गया है ट्रायंगल को। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, ट्रायंगल एबीसी, ये प्री लेवल के सवाल है। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ में ए बी बटा डी एफ बराबर बीसी अपॉन डी बराबर एसी अपॉन ई एफ है। कौन सा सत्य है? आपको कोई डायग्राम नहीं बनाना पेपर में भाई, यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है तो सिमिलर तो होंगे, लेकिन कौन सा किसके सिमिलर होगा ये देखना है। देखो बच्चों, ए बी के करस्पॉन्डेंस है डीएफ, डीएफ के करस्पॉन्डेंस यहां पे एसी दिखा रखा है, गलत बात। डीएफ के करस्पॉन्डेंस यहां पे ए बी दिखा रखा है, ठीक बात है भाई। ए बी के करस्पॉन्डिंग मुझे डीएफ बनना चाहिए, ए बी और डीएफ करस्पॉन्डिंग है। ए बी के करस्पॉन्डिंग यहां पे ईएफ दिखा रखा है, गलत बात। यहां ए बी के करस्पॉन्डिंग आपको जो है डीई दिखा रखा है, ए बी की जगह क्या लिखा हुआ डी, गलत बात। यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बात समाप्त। ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। भाई ए बी के संगत भुजा क्या है? ये तो आगे पीछे लिख सकते हैं, सिमिलरिटी का साइन नहीं लगा। ए बी के संगत भुजा होनी चाहिए डीएफ, ए बी के संगत भुजा, तो ए बी के संगत भुजा मेरे प्यारे भाई डीएफ होनी चाहिए। यहां देखा मैंने ए बी के संगत भुजा बिल्कुल ये देखेंगे डीई आ रहा है, गलत बात हो गई कि नहीं? यहां ए बी के संगत भुजा देखो डीएफ आ रही है, ये हो सकता है। यहां जब मैंने देखूंगा ए बी लास्ट के दो वर्टेक्स हैं, ईएफ आ रही है, ए बी के संगत भुजा नहीं हो सकता। यहां ए बी के संगत भुजा यहां पर देखो डीई आ रही है, नहीं हो सकता। तो भैया कौन सा ऑप्शन बचा? बी ऑप्शन बचा, खत्म। इतना सोचना है। ये क्वेश्चन पेपर के आए हुए ही है सुधांशु, आएंगे नहीं, आए हुए ही सवाल हैं। अब आसान भी तो आता है बेटा पेपर में, सब मुश्किल थोड़ा ना आएगा। बनाओ बच्चों अगला सवाल। यदि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ में, दो ट्रायंगल हैं एबीसी और डीईएफ, एबी से डीई का रेशियो बराबर है बीसी से एफडी का रेशियो, बीसी से एफडी का, तो वे कब समरूप होंगे? समरूप कब होंगे आपसे पूछा गया है। एबी से बीसी का रेशियो बराबर है डीई से एफडी का रेशियो मेरे दोस्तों, समरूप कब होंगे? देखो ये थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है, अगर आप यहां गौर से देखेंगे, एबी से बीसी बराबर डीई से एफडी, तो बीसी को अगर मैं इधर ले आऊं तो एबी बटा बीसी बराबर डीई अपॉन एफडी। एबी और बीसी में क्या कॉमन है? एंगल बी कॉमन है। डी और एफडी में क्या कॉमन है? डी कॉमन है, तो बी और डी आपस में बराबर होना चाहिए, एंगल बी और एंगल डी। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, मैं जैसे आपके सामने एग्जांपल से सुनो, मैं आपके सामने दो ट्रायंगल बनाता हूं इस प्रकार से। मैं आपके सामने दो ट्रायंगल बनाता हूं, एक ट्रायंगल ये हो गया मेरे प्यारे भाई, और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। ए ए बी और ए सी, ठीक है, दोनों में बी कॉमन है, ये हो गया मेरे दोस्तों ए बी सी है भाई, और डीई और एफडी में मेरे दोस्तों डी कॉमन है, ये हो गया मेरे दोस्तों।
जो रेशियो डीई और हाँ, जो रेशियो ए बी से डीई का है वही रेशियो बीसी से डीएफ का है। दो ही साइड का रेशियो बराबर है, तीसरी का रेशियो बराबर नहीं है। दो साइड का रेशियो बराबर है, एबी से एसी का, डीई से एफडी का, दो साइड का रेशियो बराबर है। तीसरी का रेशियो बराबर नहीं बोला है। सिमिलर कब होंगे तो तीसरी साइड का रेशियो भी बराबर हो जाए, या फिर अगर इन दोनों के बीच का ये वाला कोण बराबर हो गया, इन दोनों के बीच का ये कोण सेम हो गया, ये भी थीटा हो गया, अगर ये वाला कोण सेम हो जाता है तो भैया, अगर ये कोण सेम हो गया तो भैया कोसाइन रूल से जो ये साइड आएगी, बिल्कुल कोसाइन रूल लगाने से उसी रेशियो में ये वाली साइड आएगी, तो इन दोनों का रेशियो भी सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल भी ये सेम हो गया, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम हो गया, ये करस्पॉन्डिंग एंगल अगर सेम हो गया तो करस्पॉन्डिंग एंगल के सामने की साइड का रेशियो भी सेम हो जाएगा, फिर सिमिलर बन जाएंगे। तो सिमिलर बनने के लिए ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल बीओडी बराबर बनना चाहिए, ये आंसर होगा बीओडी। एडी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि भैया सिमिलर तभी होंगे जब करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने से इसके सामने की साइड एसी और इसके सामने की साइड ईएफ का रेशियो भी सेम हो जाएगा। जब तीनों साइड का रेशियो सेम हो जाएगा तो सिमिलर बन जाएंगे। ये सास पास रूल बेटा, ये सब कॉन्ग्रुएंसी में, सिमिलरिटी में नहीं होता है। एंगल बी एंगल डी के बराबर होना चाहिए दोस्तों। मैंने तो यहां से देखा कि एबी और बीसी में बी कॉमन है, डीई और एफडी में डी कॉमन है, तो डी ये जो कॉमन एंगल है यही करस्पॉन्डिंग एंगल होगा दोनों भुजाओं के बीच। अगर ये देखो, ये दोनों साइड का रेशियो तो सेम है, जो रेशियो एबी से डीई का है वही रेशियो बीसी से डीएफ का है। अब ये इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है, ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये दोनों त्रिभुजों में बराबर हो गया तो इनके सामने की साइड होगी करस्पॉन्डिंग साइड, उसका रेशियो भी सेम हो जाएगा और सिमिलर बन जाएंगे। तो यही एंगल बराबर होना चाहिए, बाकी को बराबर आप नहीं कर सकते। सवाल में ये पूछा वो कब समरूप होंगे, कब समरूप होंगे। समरूप बनने के लिए एसी से ईएफ का रेशियो भी यही बनना चाहिए। एसी से ईएफ का रेशियो कब बन पाएगा, एसी से ईएफ का रेशियो बराबर जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला थीटा सेम हो। ठीक है जी, ए और डी इक्वल नहीं, बी और डी इक्वल होना चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल भाई। ठीक है, चलिए थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला, आगे चलेंगे। ए और ई इक्वल हो सकता है ना, अरे भाई तुम्हारी मर्जी से थोड़ा ना चलेगा कुछ। हाँ, ए और ई इक्वल हो सकता है, बट वो ऑप्शन में नहीं है ही नहीं ऑप्शन में। बिल्कुल ए और ई इक्वल होगा, सी और एफ इक्वल होगा, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो वो नहीं लूंगा मैं। जो ऑप्शन में वही तो करूंगा। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने बनाओ बच्चों। दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के परिमाप क्रम से 156 और 46.8 है। बीसी 19.5 सेंटीमीटर है, क्यूआर एक्स है, तो आपसे एक्स का मान याद करें। बहुत बेहतरीन सवाल। कोई चित्र नहीं बनाना, हम जानते हैं सिमिलर ट्राइंगल में जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वही साइड का रेशियो होता है। आपसे सवाल में पूछा क्या है बच्चों, क्यूआर। आपसे सवाल क्यूआर पूछा ना, तो क्यूआर के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, बीसी। क्यूआर की संगत भुजा कौन सी है, बीसी, और आपको बीसी की लंबाई ही दे रखी है, तो सॉल्व हो गया। सबसे पहले देखो, पहले मैं ट्राइंगल एबीसी लिख रहा हूं तो पहले एबीसी लिखूंगा, बाद में पीक्यूआर लिखूंगा तो बाद में पीक्यूआर लिखूंगा। भाई त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना है, 156। त्रिभुज पीक्यूआर का परिमाप कितना है, 46.8, 46.8। तो जो परिमाप का रेशियो वही करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा। तो यहां पे बीसी की लंबाई 19.5 सेंटीमीटर, और बीसी के संगत भुजा क्या है मेरे दोस्तों, क्यूआर की लंबाई x सेंटीमीटर, x आपको निकालना है। तो जो पेरीमीटर का रेशियो है वही करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है। अगर इस सवाल में बीसी की बजाय आपको अगर एसी की लंबाई दे दी होती ना, एसी की लंबाई, तो इस सवाल का आंसर हो जाता कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यूआर की लंबाई अगर निकालनी है तो बीसी ही पता होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग साइड ही पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, बस अब कैलकुलेशन करनी है मेरे प्यारे भाई, मेरे हिसाब से आप कर लेंगे। ठीक है भाई, ये 13 से जाएगा मेरे दोस्तों 12 बार, और 13 से जाएगा मेरे दोस्तों 1.5 बार। ये 12 से जाएगा मेरे दोस्तों 12 तिया 36, 10 12 108, 3.9। तो x का जो मान आएगा मेरे दोस्तों वो 3.9 गुणा 1.5 आएगा। ठीक है भाई, अब 3.9 की 1.5 में गुणा करूंगा तो 4 की भी अगर 1.5 में गुणा करता हूं 6 से हल्का सा कम आएगा, बी ऑप्शन 5.85। तो 5.85 सेंटीमीटर सवाल का आंसर हो गया। बट 3.9 की अगर मैं 4 मानूं, 4 की भी अगर 1.5 में गुणा करी जाए तो 6 आता है, तो 3.9 है, तो 6 से कम आएगा हल्का सा 5.85। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे का सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो लेटेस्ट ही सवाल है सीएसएल के 2023 के पेपर का। अब देखिए मेरे दोस्तों, जब से टीएसएस आई है, ऐसा नहीं है कि सवाल कुछ नए बनाने लगी, नहीं, बस कैलकुलेशन बढ़ा दिया। टीएसएस ने आके कुछ नहीं किया, बस सवालों की कैलकुलेशन बढ़ा दी, लेवल तो गिराया है। पहले अच्छे सवाल आते थे लेकिन कैलकुलेशन कम होती थी, अब कैलकुलेशन बढ़ा दी है। बोला ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर के सिमिलर है, जब सिमिलरिटी का साइन लगा हुआ है तो करस्पॉन्डिंग एंगल की जगह ही करस्पॉन्डिंग एंगल लिखा हुआ होगा। अब एबीसी और पीक्यूआर की परिधि का रेशियो 36:23 है, 36:23। क्यूआर की लंबाई 3.8 है, क्यूआर की लंबाई, आपसे बीसी की लंबाई पूछा है, बीसी की लंबाई बताओ बच्चों। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कौन करेगा, बनाएं। आपसे बीसी की लंबाई पूछा है, बीसी का करस्पॉन्डिंग साइड क्यूआर की लंबाई आपको दिया हुआ है, हो जाएगा सवाल सॉल्व, कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों क्वेश्चन में, बताएं। देखो ये पेरीमीटर का रेशियो है मेरे दोस्तों 36:23। ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल एबीसी लिखा हुआ बाद में पीक्यूआर, पहले ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर है बाद में पीक्यूआर का पेरीमीटर है। तो यहाँ पे ये पेरीमीटर का रेशियो यही करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो भी होगा, यही करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो भी होगा, यही रेशियो बीसी से क्यूआर का भी होगा। ये पेरीमीटर का रेशियो यही बीसी से क्यूआर का रेशियो भी यही होगा करस्पॉन्डिंग साइड का। अब क्यूआर की लंबाई 3.8 सेंटीमीटर दिया आपको, 23 की वैल्यू 3.8, और आपसे 36 की वैल्यू पूछी है, तो 23 तो नीचे आएगा ना, 23 एक प्राइम नंबर है तो कटेगा नहीं, तो नीचे तो मेरे दोस्तों 23 बचना चाहिए। 115 में 23 होता है, ये दो ऑप्शन है। अब 23 की वैल्यू 3.8 है, तो ये मेरे दोस्तों आपका मैं अप्रॉक्स कैलकुलेशन करूंगा, 5 समथिंग है, 3 पॉइंट समथिंग है। अब 23 किलो 3.8 है, कितने गुना, 23 एकम 23, बच गया मेरे दोस्तों आपके यहां से 15, और 23 पे 138, 1.6 गुना, अप्रॉक्स में 1.6 गुना, तो ये भी 1.6 गुना आएगा। अब 36 की 1.6 में गुणा करूंगा तो आपका 5 प्लस
5 से ज्यादा हो जाएगा मेरे दोस्तों 36 और 2.16 यानी कि 5 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो आंसर शुड बी बी ऑप्शन। 0.16 है, 0.16 1.6 नहीं 0.16 0.16 5 पॉइंट समथिंग आएगा और वो एक ही ऑप्शन है। ये अप्रॉक्स कैलकुलेशन की हमने, अप्रॉक्स कैलकुलेशन। आपको अप्रॉक्स कैलकुलेशन नहीं समझ में आती, इतनी बुद्धि नहीं दी भगवान ने, तो मजदूरों की तरह करो। क्यूआर की लंबाई जो है 3.8 सेंटीमीटर दी हुई है, 23 यूनिट की वैल्यू 3.8 है। अरे कदो 23 यूनिट का मान 3.8 है, तो 1 यूनिट का मान क्या आएगा? 1 यूनिट का मान आएगा ये बटे 23 से 1 यूनिट का मान आ गया 1 यूनिट का। आपसे 36 यूनिट का मान पूछा, 36 यूनिट का मान आएगा गुणा 36 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है गधों की तरह, तो सॉल्व करो मेरे दोस्तों, दशमलव से यहां पे 0 आ जाएगा, 2 से जाएगा 18 और 2 से जाएगा 115, आगे कटेगा नहीं, तो 115 38 की जब मैं 18 में गुणा करूंगा तो क्या आएगा भैया? 720, 720 से 36 कम हो जाएगा तो 684। अब 684 को 115 से भाग देंगे तो 5 बार तो चला ही जाएगा, 5 बार, तो 5 प्लस आएगा आंसर बी ऑप्शन, खत्म। केवल कैलकुलेशन है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें। छोटे छोटे बालक करते हैं ऐसी कैलकुलेशन, छोटे छोटे बालक दूध पीते हुए। अगला सवाल करेंगे 8, बनाओ। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर हैं, उनके पेरीमीटर का रेशियो 72, सॉरी उनके त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के परिमाप 72 सेंटीमीटर और 43.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के एरिया का रेशियो ज्ञात करें, क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। बताओ, एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है। अब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के परिमाप दिए, तो जो पेरीमीटर का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे, पेरीमीटर का रेशियो उसका स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा एरिया का रेशियो। अब मुझे केवल यहां से पेरीमीटर का रेशियो निकालना है, यहां से दशमलव हटाऊंगा तो 0 आ जाएगा। अब बताओ किससे जाएगा? 144 से जाएगा, 144 से जाएगा, 5 बार 144 पंजे 720 और 144 दिया 432, ये आ गया पेरीमीटर का रेशियो। इसका स्क्वायर करेंगे 5/3 का 5, रेशियो 3 का स्क्वायर करेगा 25 रेशियो 9, ये एरिया का रेशियो आ जाएगा पहला ऑप्शन। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, बात समाप्त। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, आगे चलेंगे, करो। और ये देखो मेंस का सवाल है, 2022 के मेंस का प्रीवियस सवाल। दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो, एरिया का जो रेशियो है वो 196 रेशियो 625 है। आपसे पूछा संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, आपसे ये भी पूछ सकता है कि पेरीमीटर का रेशियो बताएं, पेरीमीटर का रेशियो। 144 का भी टेबल देखो भाई, मुझे ना सवालों को करते करते इतने याद हो गया है कि 144 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर, 144 दिया 432, 144 चौका 576, 144 पंजे 720। तो ये जितना आप गणित प्रैक्टिस करोगे, जितने सवाल आप करोगे, जितनी कैलकुलेशन आप करोगे, तो कुछ चीज आपको पता लगती जाएंगी, बार बार नहीं सोचना पड़ेगा ह्यूमन माइंड को, ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो दिया, आपसे करस्पॉन्डिंग साइड का एरिया का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। अब यहां एरिया का रेशियो दिया है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसे निकालेंगे? जस्ट इसका अंडर रूट, आप इसका अंडर रूट कर दो, आ जाएगा करस्पॉन्डिंग संगत भुजाओं का अनुपात। 196 का अंडर रूट 14 है और 625 का अंडर रूट 25, तो डी ऑप्शन आ गया, 14 रेशियो 25। इतना आसान सवाल भी मेंस के पेपर में आया है, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर है बच्चे 17 सवाल तक होगा मेरे प्यारे भाई, बिना डायग्राम के बनाओ, करो बच्चों। अगला सवाल खुद से करवा दी थी फिर। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रम से 7-4√3 सेंटीमीटर क्यूब नहीं स्क्वायर है, ये यहां पे बच्चे स्क्वायर कर लीजिएगा, ये एरिया स्क्वायर बनाते हैं। दो सिमिलर ट्राइंगल के मेरे दोस्तों एरिया का रेशियो ये है, एरिया ये है, उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके एरिया है 7-4√3 और 7+4√3, तो बच्चों एरिया का रेशियो 7-4√3 और 7+4√3 एरिया का रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों। आपसे क्या पूछा स्टूडेंट्स यहाँ पे? पेरीमीटर का रेशियो, तो पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा? एरिया के रेशियो का अंडर रूट, आप इसका अंडर रूट कर देंगे, आ जाएगा आंसर। एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है, पेरीमीटर की लेंथ है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं। अब यहां फर्क इतना है कि शर्ट्स में दिया हुआ है, तो बच्चों आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइजेशन, परिमीकरण। भाई क्या है 7+4√3, तो ऊपर नीचे 7-4√3 से गुणा कर देंगे, 7-4√3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे मेरे प्यारे भाई। तो आप हमें बताओ नीचे क्या बन गया? नीचे बन गया a + b, a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 -4√3 का स्क्वायर 48, तो नीचे 1 बन गया। इसकी इसमें गुणा करेंगे, एक आएगा a + b, a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो नीचे तो 1 बन गया, ऊपर क्या बन गया? 7-4√3 की 2 बार गुणा स्क्वायर। अब 7-4√3 के स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो 7-4√3 आंसर आएगा, पहला ऑप्शन 7-4√3। डी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन आंसर है, ए ऑप्शन। ये सीडीएस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा, जिन बच्चों को आता ही नहीं परिमीकरण करना वो स्किप कर देंगे। परिमीकरण क्या होता है कि नीचे जो भी वैल्यू होती है ना उसके रिवर्स साइन से गुणा करेंगे, प्लस है तो माइनस से गुणा, माइनस है तो प्लस से गुणा, इसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन। सिंपल करने के लिए किया जाता है ये। अगला सवाल रेशनलाइजेशन सिखाएंगे जब मैं आपको शर्ट्स पढ़ाऊंगा करनी, अभी नहीं। प्रीवियस सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर है, एबीसी का एरिया 64 है और पीक्यूआर का एरिया 81 है। एडी और पीटी क्रम से ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर की मध्य कहां है? देखो मीडियन है। अब ए और पी क्या है? ए और पी करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स से अगर कोई मीडियन खींचेंगे, देखो हमने ए से मीडियन खींची है एडी और पी से मीडियन खींची है पीटी, तो संगत भुजाएं होगी कि नहीं होगी? संगत भुजाएं हैं। एडी और पीटी क्रम से त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर की मध्य कहां है? पीटी की लंबाई 10.8 है, तो आपसे एडी पूछा है, एडी कितना होगा? तो आप नहीं कर सकते। सिमिलर ट्राइंगल में, ये सिमिलर ट्राइंगल है, एरिया है मेरे दोस्तों 64 और 81, तो एरिया का रेशियो क्या होगा मेरे दोस्तों? ये
एरिया के रेशियो का आप लोगे अंडर रूट, तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो आ जाएगा ना 64 का अंडर रूट 8, 81 का अंडर रूट 9, ये करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो आ जाएगा भाई। पहले एबीसी का जिक्र है, बाद में पी क्यू आर का जिक्र है। और एडी और पीटी क्या है, करस्पॉन्डिंग मीडियन, संगत माध्यिकाएं हो जाएंगी, क्योंकि संगत वर्टेक्स से खींची गई है ए और पी से। आपको पीटी की लंबाई दी है 10.8, तो 9 की वैल्यू आपको 10.8 सेंटीमीटर दी है। बताओ कितने गुना, 12 1.2 टाइम्स है, तो ये भी 8 की वैल्यू भी 1.2 गुना होगा। 8 का 1.2 गुना कितना होता है, 12 96, 9.6 सेंटीमीटर, ये आपकी लंबाई आ जाएगी बच्चों। सी ऑप्शन आंसर, सी ऑप्शन। अरुण एकदम लाइव है भाई, बताओ इजी है, एकदम इजी है। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न सवाल है बच्चे आपके सामने यहां पर 11 हो गए, 12 सवाल 2 बार डल गया, 2 बार कट गया, 12 तो हुई। 13वां क्वेश्चन ये बनाए बच्चों, बनाए जल्दी से। हिंदी में बोल रहा हूं मैं। दिया गया है कि त्रिभुज डीईएफ समरूप है त्रिभुज एबीसी के। त्रिभुज एबीसी का एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, डीईएफ का एरिया 12 है, बीसी की लंबाई 2.1 है, बीसी की लंबाई, तो ईएफ की लंबाई पूछी है। देखो आपको बीसी की लंबाई दी है मेरे प्यारे भाई 2.1, और आपसे ईएफ की लंबाई पूछी, ईएफ की लंबाई तो बीसी के करस्पॉन्डिंग है ईएफ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, देखो पहले ना ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, आप जिसको मर्जी चाहे वो लिख सकते हो। आपको दिया है कि ट्राइंगल एबीसी का एरिया 9 है, पहले एबीसी लिख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 9 है, त्रिभुज डीईएफ का एरिया 12 है, डीएफ का एरिया 12 है, पहले एबीसी लिखा फिर मैंने डीईएफ लिखा। तो एरिया का रेशियो, एरिया के रेशियो का अंडर रूट करूंगा, क्या आएगा, एरिया के रेशियो का अंडर रूट करूंगा, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग लेंथ का। अब यहां पे एबीसी, एबीसी की भुजा आपको बीसी लेनी है, बीसी, बीसी की लंबाई 2.1, और ट्राइंगल डीईएफ में क्या लेना है, त्रिभुज डीईएफ में लेना है मेरे दोस्तों आपको ईएफ, ईएफ आपको निकालना है। तो रेशियो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ बच्चों, हो जाएगा कि नहीं भाई। पहले त्रिभुज एबीसी लिखा है ऊपर, नीचे डीएफ लिखा, एबीसी का एरिया 9 है, डीएफ का 12, एरिया के रेशियो का करेंगे अंडर रूट, आ गया लेंथ का रेशियो बराबर भाई। एबीसी की भुजा बीसी 2.1 और ईएफ की लंबाई आपको निकालनी है। तो देखो किससे कट रहा है, 3 से, 3 3 9 और 3 चौक 12, तो 3 का अंडर रूट आ जाएगा √3 और 4 का आ जाएगा 2, ये √3/2 आ गया, √3/2 आ गया। अब 2.1 देखिए, 2.1 का मतलब होता है 21/10, ये 2.1 जो है ना, 2.1 का मतलब होता है 21/10, 21/10। कल आपको यहां से हल्की सी कैलकुलेशन करनी है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है ना। 2 से 10 आपका 5 बार कट जाएगा, तो ईएफ आएगा /5 आएगा बच्चों, ईएफ बराबर आएगा। अब √3 से 21 कैसे कटेगा, 21 का मतलब होता है 7 × 21, अब √3 से 21 को काटेंगे तो 7 √3 बार जाएगा, 7 √3/5, 7 √3/5 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। √3 से 21 का मतलब होता है 7 × 21, अब 3 का मतलब होता है √3 × √3, अब एक √3 कट जाएगा तो 7 √3 बचेगा, तो 7 √3 और जो है ये ऊपर 5, 7 √3/5 है, काट दो उसको भी 12वें को। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 14 बनाए, करो। हाँ 12 नंबर क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं, वो शीट में सेम कट गया यहां पर, 1 सेकंड बनाए। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीईएफ तो समरूप त्रिभुज है जिनके एरिया क्रम से 72 और 7.5 है, 60.5। यदि एसी की लंबाई 13.2 है, एसी की लंबाई 13.2, आपसे पूछा डीएफ की लंबाई क्या होगी। देखो यहां रूट वगैरह में आंसर नहीं है, ये पूरा पूरा कटेगा। अब आपको साफ साफ दिया एसी की लंबाई आपको दी है और आपसे पूछिए डीएफ की लंबाई, तो एसी के करस्पॉन्डिंग डीएफ है, निकाल लेंगे आसानी से। तो ट्राइंगल एबीसी और डीएफ सिमिलर है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया 72 है और डीएफ का एरिया 60.5 मेरे प्यारे, 60.5, तो एरिया का रेशियो क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है भाई, हालांकि अगर पॉइंट हटाना है तो 2 से गुणा कर दो, 72 को 2 से गुणा 144 और 60.5 को 2 से गुणा कर देंगे 121, अंडर रूट ये जो है दशमलव हट जाता है, 0.5 हटाना है तो 2 से गुणा कर दो, हट जाएगा। ये एरिया का रेशियो, इसका अंडर रूट करेंगे मेरे दोस्तों तो 12 रेशियो 11 आएगा, 140 का अंडर रूट 12, 121 का 11, तो दोनों सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ गया बच्चों। किसका रेशियो आ गया, ये एरिया का। आपसे जो पूछा है बच्चे वो करस्पॉन्डिंग लेंथ, एसी की लंबाई आपको दी है, एसी की लंबाई आपको दी है, पहले ट्राइंगल में एसी की लंबाई 13.2 सेंटीमीटर, एसी के करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल में डीएफ की लंबाई पूछिए, निकाल सकते हैं। 12 की वैल्यू 13.2 है, कितने गुना, 12 कम 12 और यहाँ पे 12 कम 12, तो ये भी 11 का 1.1 गुना होगा, 11 का 1.1 गुना 12.1, तो 12.1 सेंटीमीटर सवाल का आंसर है। रूट वगैरह में नहीं है तो पूरा पूरा कटेगा, बी ऑप्शन। समझ में आया, कोई परेशानी? ठीक है भाई, 1 सेकंड होल्ड करो बच्चों, 1 सेकंड। करो, ये था ना सवाल नंबर 15 रह गया था, बनाए 12 सॉरी 12 ये रह गया था। ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल डीईएफ के सिमिलर है, अच्छा। ट्राइंगल एबीसी का एरिया 80 है, ट्राइंगल डीईएफ का एरिया 39.2 है। ट्राइंगल एबीसी का एल्टीट्यूड 15 सेंटीमीटर है, तो ट्राइंगल डीईएफ का संगत एल्टीट्यूड क्या होगा, यहां 5 बोला या 15 बोला है, चलो देख लेंगे सॉल्व करके क्या आएगा। इंग्लिश में 5 लिखा है या 15 लिखा है, कोई बात नहीं। देखो भाई, तो ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल डीएफ के सिमिलर है, ट्राइंगल एबीसी का एरिया है 80, पहले एबीसी बोला है, और ट्राइंगल डीएफ का एरिया 39.2, तो ये हो गया एरिया का रेशियो। एरिया के रेशियो का अंडर रूट करेंगे तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो आ जाएगा। किससे कट रहा है, 8 से कट रहा है 100 बार है भाई, 100 बार, और 8 से कटेगा मेरे दोस्तों 8 चौक 32, 7 8 9 72,
एरिया का रेशियो, इसका अंडर रूट करेंगे मेरे दोस्त, अंडर रूट, तो किसका रेशियो आएगा, करस्पॉन्डिंग लेंथ का 10:7। इसका मतलब मेरे दोस्त 15 ही है, ये 15 सेंटीमीटर कर लीजिएगा। तो ट्रायंगल एबीसी की एल्टीट्यूड 15 है, तो ट्रायंगल डीएफ की करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड पूछी है, संगत ऊंचाई पूछी है, तो बेटा संगत ऊंचाई का रेशियो भी होना चाहिए 10:7। पहले ट्रायंगल एबीसी का एल्टीट्यूड अगर 15 सेंटीमीटर है, अगर 10 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है 1.5 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 1.5 गुना होगी, 15 7 105, 10.5 सेंटीमीटर, और ये सवाल का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट, डी। कर पाएंगे? ठीक है, तो ये वाले सवाल निहायत ही आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि इनमें कोई डायग्राम नहीं बनाना, थोड़ा सा आपको बस जो है इक्वल कर देना है। नेक्स्ट सवाल होगा मेरे दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 15 और 16, दो क्वेश्चन आपको और करवाऊंगा, देखिएगा जल्दी से। हाँ, ये भी बहुत फेमस है मेरे प्यारे भाई, बहुत ज्यादा पेपर में सवाल आ रखे हैं ऐसे। बनाओ जी, इसका क्या उत्तर है स्टूडेंट्स, बनाएं। मंडे से आपकी अर्थमेटिक भी शुरू होगा, मंडे से। यस अजय, माना कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल क्यूपीआर के सिमिलर है। देखो यहाँ पे एबीसी क्यूपीआर के सिमिलर बोला है, बहुत काफी फर्क है। ये जो लाइन है ना बहुत क्रूशियल लाइन है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स की जगह ही करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है। ट्रायंगल एबीसी के एरिया और ट्रायंगल पीक्यूआर के एरिया का रेशियो 121:64 है। क्यूपी पीआर एसी की लंबाई दी है, आपसे एबी पूछा है मेरे दोस्तों, एबी। ध्यान सुनो, सवाल को ढंग से देखो, आपसे पूछा क्या है, एबी की लंबाई। अगर आपको एबी की लंबाई निकालनी है तो एबी के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एबी के संगत भुजा क्या है, क्यूपी। यानी कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्यूपी की जरूरत है, पीआर की जरूरत है ही नहीं, ना आपको एसी की जरूरत है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए जबरदस्ती दिया हुआ है, इनकी मुझे आवश्यकता ही नहीं है सवाल सॉल्व करने के लिए, पर मेरे को निकालना है एबी। एबी के संगत भुजा पहले दो वर्टेक्स क्यूपी, तो क्यूपी की जरूरत है, बाकी की जरूरत ही नहीं है, ये बेवजह दिया है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। तो मेरे दोस्तों ये दो ट्रायंगल एबीसी क्यूपीआर सिमिलर हैं, ये इनके एरिया का रेशियो दिया है, तो इसका अंडर रूट ले लेंगे मेरे प्यारे भाई, तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो आ जाएगा 121 का अंडर रूट 11 और 64 का अंडर रूट 8, ये आ जाएगा। साइड का रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, पहले एबी, पहले ट्रायंगल एबीसी है, एबी के करस्पॉन्डिंग साइड है आपकी क्यूपी। ठीक है भाई, क्यूपी की लंबाई आपको दी हुई है 14.4 सेंटीमीटर, तो 8 की वैल्यू 14.4 सेंटीमीटर दी है, कितने गुना, तो 18 × 144 1.8 टाइम्स, तो 11 की वैल्यू भी यहां से 1.8 टाइम्स हो जाएगी, 11 × 18 198 19.8, तो ए बी जो आएगा 19.8 सेंटीमीटर होगा, और ये आंसर है सी ऑप्शन। तो सभी बच्चों को हमारी बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, कि ऐसे सवाल परीक्षा में बहुत आते हैं जिसमें एक्स्ट्रा जानकारी दे देता है, जबकि उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये सिमिलरिटी के सबसे आसान सवालों में से हैं। ठीक है ना, प्री लेवल पे, मेंस में भी आ जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन प्री में ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा। बनाओ, दो क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद अगला कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। सवाल नंबर 16 बनाए, इसलिए कि आपको वेरिएबल का डर खत्म हो जाए अंदर से। बनाओ, बिल्कुल आता है मेंस में भी, 8 बजे। यस अमन, करके बताएं भाई। इजी है? अच्छा इजी लग रहा है, बालकों को इजी लग रहा है। ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीआर क्योंकि सिमिलर है, पीआर क्योंकि एबीसी और पीआर क्योंकि एरिया का रेशियो 16:169 है, एबी एक्स है, एसी वाई है, बीसी जेड है, आपसे पूछा पी क्यू। आपसे सवाल में पूछा बच्चों पी क्यू का मान। अच्छा बच्चे, पी क्यू की वैल्यू आपसे पूछा, पी क्यू के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एसी। तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एसी की जरूरत है, और एसी का मान है वाई, यानी कि आंसर जो भी आएगा वाई की टर्म में आएगा। वाई की टर्म में एक ही ऑप्शन है, एसी का मान वाई, आंसर वाई की टर्म में आएगा, यही आंसर हो गया, बात खत्म। मुझे सवाल को आगे करने की जरूरत ही नहीं है, खत्म सवाल। सी ऑप्शन नहीं बेटा, पहला ऑप्शन आएगा। मुझे निकालना है पीक्यू, पी मतलब पहला वर्टेक्स और आखिरी वर्टेक्स, तो पीक्यू की करस्पॉन्डिंग साइड भी एसी आएगी ना, एसी। एसी कितना है वाई, बाकी तो जरूरत ही नहीं, एसी से निकलेगा वाई, और वाई की टर्म में आंसर आएगा, वो एक ही ऑप्शन है। समझ में आ गई बात, खत्म। सॉल्व करना चाहते हैं तो भाई ये एरिया का रेशियो दिया है, अंडर रूट करेंगे तो लेंथ का रेशियो आ जाएगा 4/13, ये लेंथ का रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्तों। पहले ट्रायंगल में मेरे दोस्तों है एसी, पहले ट्रायंगल में एसी जिसकी लंबाई वाई है, दूसरे ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड है पीक्यू जो आपको निकालना है, तो पीक्यू क्या आ जाएगा, 13 वाई और 4 नीचे, 13 वाई/4। सॉल्व हो गया, वाई आएगा। नहीं, दुर्गा पूजा में क्लास बंद नहीं रहेगा भाई, क्लास चलेगा, आप बाद में देख लीजिएगा, पूजा के बाद कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों इस टाइप का बनाएंगे। मैं कोशिश ये करता हूं कि क्लास में, देखो मैं बालकों को अच्छी तरीके जानता हूं कि बालक दुष्ट है, मक्कार है, उन्हें अपने फ्यूचर की कोई परवाह नहीं है, ना माँ बाप के बारे में सोचते हैं। कुछ बालक जरूर टैलेंटेड होते हैं कि अगर उनको ढंग से क्लास में पढ़ा दिया जाए तो कर लेंगे, तो मैं वैसे बालकों को ध्यान में रख के पढ़ाता हूं। मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दी वैसे सवालों की कि पेपर में कैसा भी आएगा आप कर लोगे आसानी से। ठीक है ना, प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, केवल कंसेप्ट पढ़ा के चीजों को भार भार निपटा दिया जाए, फिर बालकों से कह दो भाई प्रीवियस के लगा लेना। ज्योमेट्री का प्रीवियस के आप सवाल लगाने बैठो ना पिछले 3 साल के भी, तो कम से कम 2000 क्वेश्चन मिलेगा, 2000 सवाल। बालकों से कह दो लगा लो, नहीं लगा सकते बालक, क्योंकि इतनी बुद्धि है नहीं ना, वो बालक इतने सिंसियर हैं। तो मैं क्लास में ही जो है इतना कंटेंट करवा देता हूं कि वो कर ले वाला काफी है। लास्ट क्वेश्चन बनाएं। टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव इक्वल वर्टिकल एंगल, दो समद्विबाहु त्रिभुज है, उनके इक्वल वर्टिकल एंगल है, उनके एरिया का रेशियो ये है, तो करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो क्या होगा। देखो प्यारे भाई, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, उनके शीर्ष कोण समान है। तो देखो ये स्पेशल सवाल है, स्पेशल सवाल, स्पेशल केस। इस तरीके से मेरे प्यारे भी आपके सामने यहाँ पर दो आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब कि भाई ये दो साइड इसमें सेम है, यहाँ पर भी दो साइड आपस में सेम है। अब इनके वर्टिकल एंगल सेम है, शीर्ष कोण मतलब ये वाला कोण सेम है, थीटा थीटा सेम है, तो संगत ऊंचाई का अनुपात। तो सिमिलर नहीं बन गए दोनों ट्रायंगल भाई, सिमिलर बन गए कि नहीं बन गए। पहली बात है दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। अब यहां पे मेरे प्यारे भाई
ये एक एंगल सेम है थीटा, अगर ये थीटा है तो बाकी दोनों एंगल बराबर बराबर होंगे। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात क्या है कि दो साइड बराबर, दो एंगल बराबर, अगर थीटा है तो बाकी दोनों एंगल भी बराबर बराबर होंगे अल्फा अल्फा। यहां भी दोनों एंगल बराबर बराबर होने चाहिए अल्फा अल्फा। तो सिमिलर बन गया कि नहीं बन गया? जब सिमिलर बन गया, एरिया का रेशियो दिया है, करस्पॉन्डिंग हाइट का रेशियो क्या है, अंडर रूट, इसका अंडर रूट कर देंगे। अब दशमलव तो आपको कंफ्यूज करने के लिए हट ही जाएगा। 484 का अंडर रूट 22 और 529 का 23, 22 रेशियो 23। ठीक है बच्चे, सब बच्चों का आंसर आ गया, बात समाप्त। चलो, ये थे वो सवाल सिमिलरिटी के जो बिना चित्र के बिल्कुल बेसिक लेवल से बनते हैं। लेकिन अब मैं आपको सामने आगे समझाऊंगा नेक्स्ट थ्योरम, जिनमें आपको चित्र बनाना पड़ेगा और थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होगा। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम। कुछ बच्चे कहेंगे सर हिंदी में बताओ, तो वो लिख लो नासपिटी थ्योरम, नासपिटी थ्योरम लिख लो। थेल्स, थेल्स मैथमेटिशियन का नाम है, उन्हीं के सम्मान में जो है इसको थेल्स थ्योरम कहा गया है। अब थेल्स की हिंदी क्या बता दूं मैं, रघुवीर यादव बता दूं क्या है भाई? थेल्स थ्योरम। कितने बच्चे ऐसे जिन्होंने बचपन में थेल्स थ्योरम पढ़ी और उनको याद आ रहा है? रजनीश, एरिया का जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या आएगा? एरिया के रेशियो का अंडर रूट। ठीक है भाई रजनीश जी, कल का लेक्चर पढ़ें। इसको बीपीटी जो है प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। कुछ कुछ आ रहा है, चलो कुछ कुछ याद आ रहा है। देखो बचपन में अच्छे से पढ़े होते, देखो ये बात मानो या मानो, टीचर कहता नहीं, मैं कहता हूं कि वाकई में उस लड़के को फायदा होता है जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में अच्छे से पढ़ाई किया होता है। तो उसके लिए ये सब चीजें रिवीजन की तरह है। अब जिसने पढ़ाई ना उसको तो जीरो से पढ़ना है, उसको पढ़ना भी है और फिर बाद में याद भी रखना है, फिर रिवीजन भी करना है। ठीक है भाई, जबकि जिसने बचपन में अच्छे से पढ़ा उसका तो एक रिवीजन हो रहा है, तो उसको आसानी तो रहेगी। चलिए दोस्तों समझते हैं ध्यान से। मैं आपके सामने बच्चों ट्रायंगल बनाता हूं इस प्रकार से, मैं आपके सामने जो है ट्रायंगल बनाता हूं इस प्रकार से। हमने बच्चों आपके सामने ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल है ए बी सी। बढ़िया ट्रायंगल है मेरे दोस्तों, बढ़िया ट्रायंगल ए बी सी। अब साइड ए बी पर, इस त्रिभुज की दो भुजाओं पर, किन्हीं भी दो भुजाओं पर दो पॉइंट है डी और ई। साइड ए बी पर कोई पॉइंट डी है और साइड ए सी पर कोई पॉइंट ई है। यहां पर मैं लिख रहा हूं डी एंड ई आर टू पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी सच दैट DE इज पैरेलल टू BC। तो भाई एबी से एक त्रिभुज है, इसकी भुजा AB और AC पर दो पॉइंट D और इस प्रकार है। हिंदी वाले भाई लिखेंगे त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर दो बिंदु D और इस प्रकार हैं कि ये जो लाइन है मेरे प्यारे भी DE, ये जो लाइन DE है मेरे दोस्तों, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ये जो लाइन है मेरे प्यारे भी आपकी DE, ये BC के समांतर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, ये लाइन DE जो है ये BC के पैरेलल है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही। बच्चों अगर कहीं भी आपको ऐसा दिखाई देता है तो यहां पर दो ट्राइंगल बन गए, एक तो छोटा ट्राइंगल ADE और एक बड़का ट्राइंगल ABC। ये दोनों ट्राइंगल जो हैं एक दूसरे के सिमिलर होंगे। अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं पर दो पॉइंट लिए गए इस प्रकार की DE जो है BC के पैरेलल है, तो छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल हमेशा सिमिलर या समरूप होंगे। आप बोलोगे सर क्यों? मैंने आपको पढ़ाया है बेटा करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर दो लाइन समांतर और ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा है, तो ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा ही होगा। हमने बच्चों आपको ये पढ़ाया है, बच्चों पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? आप बोलोगे हाँ जी सर पढ़ाया है। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर ये कोण थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। ये दोनों लाइन पैरेलल है DE और BC, ये ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा, ये थीटा करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण बिल्कुल ऐसे। ये लाइन DE और BC समांतर है, ये तिर्यक रेखा है। अगर ये कोण अल्फा तो ये कोण भी अल्फा मेरे दोस्तों, करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मेरे प्यारे भाई और ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, ये वाला जो एंगल है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो देखो तीनों एंगल बराबर हो गए कि नहीं हो गए? ये तो दोनों में आ रहा है, छोटे त्रिभुज में भी बड़े त्रिभुज में भी, बाकी दोनों कोण बराबर हैं, तो सिमिलर हो गए प्यारे बच्चों। और जब ये सिमिलर हो गए तो भैया ट्राइंगल AD और ट्राइंगल ABC सिमिलर हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा मेरे दोस्तों? बराबर होगा। समझ में आया? तो ट्राइंगल AD और ट्राइंगल ABC एक दूसरे के सिमिलर होंगे। अब देखिए छोटे ट्राइंगल में अल्फा के सामने की भुजा है AD, छोटे ट्राइंगल में अल्फा के सामने की भुजा AD, बड़े ट्राइंगल में अल्फा के सामने आएगा पूरा AB बराबर। छोटे त्रिभुज में थीटा के सामने ये AE है, AE। बड़े ट्राइंगल में मेरे दोस्तों थीटा के सामने क्या है? पूरा AC बराबर। छोटे त्रिभुज में एंगल A के सामने क्या है? D, एंगल A के सामने DE। बड़े त्रिभुज में इसी एंगल A के सामने क्या है? BC। ये रेशियो सेम होगा। इसी को कहते हैं मेरे प्यारे भाई हम लोग थेल्स थ्योरम। इसी को बच्चों में क्या कहते हैं? थेल्स थ्योरम। सभी को बात समझ में आई? आप बोलोगे सर कल ही समझ में आ गई थी, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि ये अगर किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के पैरेलल दूसरी लाइन खींचते हैं तो जो रेशियो AD से AB का होगा, जो रेशियो AD से AB का होगा, अगर मैं आपसे कहूं कि AD से AB का रेशियो 5-7 है, AD से AB का रेशियो 5-9 है, बेटा लंबाई अलग अलग होगी। ये अपनी बुद्धि में मत डाल लेना कि ये और ये सेम लंबाई के, लंबाई अलग अलग है, रेशियो सेम होगा। AD से AB का रेशियो 5-9 है, तो ये AE से AC का रेशियो भी, इन दोनों की लंबाई का रेशियो भी 5-9 होगा। रेशियो है इसलिए मैं हमें सर्कल में बंद, जब मैं सर्कल में बंद करता हूं तो इसका मतलब मैं रेशियो कह रहा हूं। AE से AC का रेशियो भी 5-9 होगा। समझ में आई? DE से BC का रेशियो भी, DE से BC का रेशियो भी 5-9 होगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, छोटे बड़का ट्रायंगल सिमिलर है, हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर हो गया। ठीक है भाई, यहां से एक बात और गौर करने वाली है, एक बात और गौर करने वाली है इंपॉर्टेंट।
और इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्तों, थेस थ्योरम का ही एक्सटेंशन है। एडी से एबी का रेशियो 5-9 है, तो ये 5 है पूरा 9, तो कितना बचा? 4 बचा, 4 9 माइनस 5 4। ए से एसी का रेशियो 5 9 है, 5, तो ये कितना बचा? 4 बचा। बेटा रेशियो है, लंबाई अलग अलग है, इसकी लंबाई अलग है, इसकी लंबाई अलग है, बट रेशियो इसका 5-4 हो गया और रेशियो इसका भी 5-4 हो गया। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई, जो रेशियो एडी से बीडी का है, जो रेशियो एडी से बीडी का है मेरे दोस्तों, एडी से बीडी का, वही रेशियो होगा ए से ईसी का, ए से ईसी का। बात समझ में आ गई? मैंने आपको एग्जांपल से एक एग्जांपल लेके समझा दिया है। आपको नहीं समझ में आया एग्जांपल तो भैया आप इसको फिर रट लीजिएगा। मैंने आपको सब समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया था, वरना फिर आप चिल्लाओगे कैसे आया कैसे आया। ठीक है भाई, बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम बात क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है भाई, ओके। तो कहने का मतलब मेरे दोस्तों, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। जो रेशियो एडी से एबी का है वही रेशियो ए से एसी का है, वही रेशियो डीई से बीसी का है। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। साथ साथ जो एडी से बीडी का रेशियो है वही ए से ईसी का रेशियो है, जो एडी से बीडी का रेशियो है वही ए से ईसी का रेशियो है। जो रेशियो लेफ्ट साइड में होगा उतना ही रेशियो राइट साइड में होगा। नहीं बेटा, जो रेशियो एडी से बीडी का होगा वही रेशियो ए से ईसी का होगा। ठीक है भाई, ये थेस थ्योरम है। सभी को बात समझ में? बहुत बेसिक है, कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल दूसरी लाइन खींचेंगे तो छोटे बड़े ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होगा। और जो रेशियो एडी से बीडी का होगा बिल्कुल वैसा ही रेशियो, जैसा रेशियो लेफ्ट साइड में बिल्कुल वैसा ही राइट साइड में, वही ए से ईसी का रेशियो होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अरे रेशियो बेटा पंकज, रेशियो, रेशियो सेम है, लेंथ अलग है। ठीक है भाई, ओके। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। अब मैं आपसे बहुत छोटा सा सवाल पूछूंगा, मैं आपसे बहुत छोटा सा सवाल पूछूंगा मेरे दोस्तों, जवाब दीजिएगा आप, मुझे जवाब दीजिएगा। आपसे बहुत छोटा सा सवाल पूछेंगे। ये ट्रायंगल है मेरे दोस्तों, ट्रायंगल एबीसी। कंसेप्ट को समझाने का सबसे बढ़िया तरीका एग्जांपल से बताओ। ट्रायंगल एबीसी, और इसमें लाइन खींची गई है मेरे दोस्तों यहां पर डीई। ये जो लाइन है मेरे दोस्तों इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। ये जो रेशियो है एडी से डीबी का, ये रेशियो है 3 रेशियो कितना कर लेते हैं भाई? 5। ये 3:5 है मेरे प्यारे, 3:5। एडी से बीडी का रेशियो 3:5 है। तो मेरा सवाल ये है कि ट्रायंगल एडीई और चतुर्भुज बीडीईसी, क्वाड्रिलेटरल बीडीईसी के एरिया का रेशियो क्या है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, ये मेरा आप लोगों से सवाल है। जवाब दीजिएगा, कौन करेगा? आपके पास एक त्रिभुज एबीसी है, एडी डीई जो है वो बीसी के समांतर है, एडी से बीडी का रेशियो 3:5 है। तो ट्रायंगल एडीई और नीचे वाले क्वाड्रिलेटरल बीडीईसी के एरिया का रेशियो क्या होगा? जवाब दो, बनाए। वो भी बताऊंगा मेरे प्यारे भाई। 9:25? पागल हो गए हो क्या? है? बिल्कुल बुद्धि खत्म हो चुकी है क्या? ट्रायंगल एबीसी में लाइन बीसी डी के, डी जो बीसी के पैरेलल है, एडी से बीडी का रेशियो 3:5 है, एडी से बीडी का रेशियो 3:5 है, एडी से बीडी का रेशियो 3:5 है। तो त्रिभुज एडीई और नीचे वाले चतुर्भुज के एरिया का रेशियो पूछा है। सिमिलर क्या है? छोटा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है, और सिमिलर ट्रायंगल में एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर होता है। आप मुझे बताओ, आप मुझे ये बताओ कि यहां पे जो ट्रायंगल सिमिलर है वो ट्रायंगल एडीई और बड़ा वाला ट्रायंगल एबीसी दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। अब इनमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है मेरे दोस्तों? अगर ये लेंथ यहां से यहां तक की 3 यूनिट है, ये लेंथ यहां से यहां तक की 3 यूनिट है, ये लेंथ यहां से यहां तक की 3 यूनिट है, तो पूरी लेंथ कितनी है? ये पूरी लेंथ यहां से यहां तक की कितनी है? पूरी लेंथ इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ, तो 3 और 5 8, 3 और ये नीचे का 5 जोड़ूंगा, 3 + 5 8 नहीं आएगा। तो छोटे बड़े ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 3:8 हुआ कि नहीं हुआ? छोटे बड़े ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 3:8 हुआ कि नहीं हुआ? 3:8 हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 3:8 है तो छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64, 9:64। ये छोटे बड़े त्रिभुज के एरिया का रेशियो है। पूरे बड़े ट्रायंगल एडीई, छोटे ट्रायंगल एडी और बड़े ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो 9:64 होगा। क्या होगा? 9:64। लेकिन ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है ये, तो भाई छोटे ट्रायंगल का एरिया तो 9 है, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया 64 है, तो इस चतुर्भुज का एरिया कैसे आएगा? बड़े ट्रायंगल में से छोटे ट्रायंगल का एरिया घटा दो। बड़ा ट्रायंगल है 64, बड़े ट्रायंगल में से छोटे त्रिभुज का एरिया घटा दो, तो 64 में से 9 घटा देंगे 55, तो 9/55 इस सवाल का आंसर आएगा 9:55। ट्रायंगल एडी और क्वाड्रिलेटरल बीडीईसी के एरिया का रेशियो होगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? किसी को कोई समस्या? ठीक है बच्चे, चलो ये सवाल का आंसर है। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम मेरे प्यारे बच्चों, कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेस थ्योरम, कन्वर्स का मतलब होता है इंग्लिश में उल्टा, थेस थ्योरम का उल्टा, थेस थ्योरम का उल्टा मेरे प्यारे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सभी लोग। थेस थ्योरम केवल सीधी नहीं उल्टी भी ट्रू है। बच्चों मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं इस प्रकार से। स्टूडेंट्स हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया ए बी सी, ए बी सी, ठीक है भाई। अब यहां पे लिख लो चाहे, वैसे कोई जरूरत नहीं है। साइड ए बी और ए सी पर 2 पॉइंट डी और इस प्रकार हैं। साइड ए बी और ए सी पर 2 पॉइंट डी और ई इस प्रकार हैं।
साइड ए बी और एसी पर 2 पॉइंट डी और इस प्रकार हैं कि एडी से बीडी का रेशियो, एडी से बीडी का रेशियो बराबर है ए से ईसी का रेशियो। ये दोनों रेशियो बराबर है, लंबाई अलग अलग होगी, रेशियो बराबर होगा मेरे दोस्तों ए से ईसी का रेशियो, ठीक है ना। डी और ई 2 पॉइंट ए बी और एसी पर इस प्रकार है, डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ए बी एंड एसी रेस्पेक्टिवली, ए बी एंड एसी रेस्पेक्टिवली क्रम अनुसार। ए बी और एसी पर 2 पॉइंट डी और ई इस प्रकार हैं कि एडी से बीडी का रेशियो बराबर है ए से ईसी का रेशियो। अगर रेशियो सेम है, जैसा रेशियो लेफ्ट साइड में वैसा राइट साइड में, तो तभी पॉसिबल है मेरे प्यारे भाई, तभी पॉसिबल है जब आपका डीई और बीसी समांतर हो, यानी कि डीई और बीसी जो लाइन है एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी और छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर बन जाएंगे। छोटे बड़े ट्रायंगल मेरे दोस्तों क्या बन जाएंगे? सिमिलर बन जाएंगे। बात समझ में आई? यही है थेस थ्योरम का उल्टा। सीधा ट्रू है मेरे दोस्तों, तो यहां पर उल्टा भी ट्रू है। समझ में बात? आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं है, अगर एडी से बीडी का रेशियो बराबर है ए से ईसी के रेशियो के मेरे प्यारे भाई, तो ये जो लाइन डीई है ये बीसी के समांतर होगी। ठीक, सभी को बात समझ में आई? आगे चलें। चलो इस पर मैं आपसे एक सवाल, एक छोटा सा एग्जांपल पूछ लेता हूं। जैसे आपको सवाल ये दे दिया कि एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी 2 पॉइंट डी और इस प्रकार हैं ए बी और एसी पर, कि ये 3.6 सेंटीमीटर है और ये 6.3 सेंटीमीटर है, 3.6 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर। ये 3.6 है, 6.3 है मेरे प्यारे भाई, और ये जो है आपका, ये ले लेते हैं हम 4.8 नहीं 5.2 और 9.1 सेंटीमीटर, ये 9.1 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, आपसे पूछा है डीई से बीसी का रेशियो क्या है, ये सवाल है, बताओ बताओ बच्चों, ये सवाल आपके सामने है, करो। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपसे बना के पूछा। सवाल में दिया है कि इन त्रिभुज एबीसी 2 पॉइंट डी और ई भुजा एबी और एसी पर एडी 3.6 है, बीडी 6.3 है, एई 5.2 है, ईसी 9.1 है, डीई से बीसी का रेशियो पूछा गया। देखो हर लंबाई अलग अलग है। अब आपसे डी से बीसी का रेशियो पूछा, करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, कर पाओगे? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप यहां पे ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व। ये बताओ 3.6 और 6.3 का अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो किससे कट रहा है? आप कहोगे सर 9 से कट रहा है, 9 चौक 36, 9 सत्ते 63, 4:7। रेशियो कितना होगा? 4:7। अब ये बताओ ये किससे कट रहा है भाई? ये कट रहा है मेरे दोस्तों 5.2 और 9.1, किससे कट रहा है? 13 से। 13 चौका 52, 13 सत्ते 91, 4:7। तो ये भी 4:7 आ गया, 4:7। तो देखो लंबाई बेशक अलग अलग थी, लेकिन लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मेरे दोस्तों रेशियो सेम आया है। आपको तो जिंदगी में यही डाउट है कि रेशियो और लंबाई अलग अलग चीजें होती हैं, रेशियो और एक्चुअल लेंथ अलग अलग होती है, लंबाई सबकी अलग अलग थी, बट रेशियो लेफ्ट साइड में भी 4:7 आया है जब मैंने निकाला, और रेशियो राइट साइड में भी 4:7 आया। जब दोनों साइड का रेशियो बराबर आया है, तो यानी कि ये जो लाइन डी है बीसी के पैरेलल होगी। जब पैरेलल होगी तो छोटे बड़े ट्रायंगल होगी सिमिलर, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर है। बच्चे जवाब दे रहे हैं 4:7, जो बच्चे 4:7 जवाब दे रहे हैं वो गलत है, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर, तो छोटे ट्रायंगल में लेंथ है 4, छोटे ट्रायंगल में लेंथ है 4 और बड़े ट्रायंगल में लेंथ है पूरी 4, 7, 11। तो छोटे बड़े सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 4, 11 है, 4, 11 क्या है? 4, 11। अब ये जो एंगल है दोनों में सेम है, अब इसके सामने डीई और इसके सामने बीसी संगत भुजाएं, तो संगत भुजाओं का रेशियो भी 4, 11 आएगा, ना कि 4, 7 आएगा। क्या आएगा? 4/11। छोटे बड़े त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात 4, 11 है, ना कि 4, 7 बेटा। 4, 7 तो इसका रेशियो है, छोटे में 4, पूरे में बड़ा टोटल 11 है, तो 4/11 डी से बीसी का रेशियो होगा। समझ में आया? क्लियर कट समझ पाए? ठीक है, तो मैं ऐसे सटीक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे कि गधे से गधा बालक भी समझ पाए। मजा आया? अब देखो, जो मैं आप सच्ची सच्ची बताओ, दिल पे हाथ रखिए, आपने 9वीं क्लास में भी थ्योरम पढ़ी है, आपको 9वीं क्लास के स्कूल के टीचर ने, चाहे आप महंगे से महंगे स्कूल में पढ़े हो, चाहे आप सरकारी में पढ़े हो, चाहे आप ट्यूशन में पढ़े हो, आपको नहीं बताया होगा, ऐसे बताया ही नहीं गया। अब बताओ इसमें किसकी गलती है कि आपके स्कूल का ही सिलेबस में स्कूल के मास्टरों से अच्छे से पढ़ा रहा हूं, उनसे ज्यादा टाइम देकर पढ़ा रहा हूं, उनसे ज्यादा साल प्रैक्टिस करवा रहा हूं, और फिर भी आप नहीं समझ पा रहे? इसका मतलब आपको तो स्कूल के बालकों से भी गए गुजरे हो, फिर आप कैसे समझोगे? सुनो, कैसे समझोगे? इसका मतलब आपको पढ़ने का हक नहीं होना चाहिए। सब ये बताओ 11 क्यों हुआ बेटा? ये 4 है, ये 7 है, 4:7 है, 4 यूनिट 7 यूनिट, तो टोटल 4 + 7 11 नहीं आ गया? ए से बी तक, ये छोटे में एडी है और बड़े में करस्पॉन्डिंग 11 है। ठीक है, चलो ये हो गया थेस थ्योरम। मैंने आपको देखो, पहले मैंने आपको थ्योरम समझाई, थ्योरम का प्रूफ भी समझाया मैंने आपको, फिर मैंने आपको एग्जांपल लिए, फिर उल्टी थ्योरम समझे, उल्टी थ्योरम पे एग्जांपल लिया। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, इससे ज्यादा समय नहीं दे सकता, चाहे आपको आए या ना आए। मिड पॉइंट थ्योरम, नेक्स्ट मिड पॉइंट थ्योरम, हिंदी वाले भाई लिखेंगे मध्य बिंदु पर में, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम मध्य बिंदु पर में, मिड पॉइंट थ्योरम मध्य बिंदु पर में। आप बोलोगे सर गोरी पर में बताना, मैंने कहा अभी लो। ठीक है भाई, मिड पॉइंट थ्योरम। तो बच्चा लोग, हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, कट एक काला ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक। नाउ लिसन केयरफुली। अब इस त्रिभुज पर किन्हीं भी दो भुजाओं के मिड पॉइंट लो, मिड पॉइंट
साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है, ये मध्य बिंदु है। एनी पॉइंट और मिड पॉइंट में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये ए बी का मिड पॉइंट है डी, और ये एसी का मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों, एसी का मध्य बिंदु है ई। ठीक है जी, मिड पॉइंट है। तो यहां पर डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ, मध्य बिंदु बिल्कुल बीचों बीच में है, मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी और एसी के मध्य बिंदु क्रम से डी और ई हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी और एसी के मध्य बिंदु डी और ई हैं। बच्चों अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई, तो मिड पॉइंट मतलब जो लंबाई एडी की है वही लंबाई बीडी की है, यानी कि एडी से बीडी बराबर है। एडी से बीडी का रेशियो क्या आ गया? 1:1। आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। तो मेरे दोस्तों ए से ईसी का रेशियो क्या आ गया? 1:1। आ गया कि नहीं आ गया? ए और ईसी आपस में बराबर है। अरे गधा लोग, इन दोनों की लंबाई बराबर है, इन दोनों की लंबाई बराबर है, सबकी लंबाई बराबर मत कर देना कचरा लोग, रेशियो से भाई। ये एडी बीडी के बराबर है, ए ईसी के बराबर है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया मेरे दोस्तों कि अगर डी और ई मिड पॉइंट है तो जो रेशियो एडी से डीबी का है वही रेशियो आपका ए से ईसी का है, 1:1। जब लेफ्ट साइड और राइट साइड का रेशियो सेम हो गया मेरे प्यारे भाई, जब लेफ्ट साइड और राइट साइड का रेशियो सेम हो गया, तो आप मुझे बताओ फिर क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट ये निकला, यानी कि जो लाइन डीई होगी मेरे दोस्तों, ये जो लाइन डीई होगी ये बीसी के समांतर होगी। यानी कि अगर हम किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हैं तो वो जो लाइन बनती है वो तीसरी भुजा के पैरेलल होती है। समझ में? अगर हम किसी भी त्रिभुज में दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाते, दो साइड ए बी एसी के मिड पॉइंट को मिलाते, तो जो लाइन डीई है वो तीसरी साइड जो बची बीसी, डीई जो बीसी के पैरेलल होगी, डीई जो होगी वो बीसी के पैरेलल होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर, लाइन डीई जो बीसी के समांतर होगी। और मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखो, अगर समांतर है तो छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर भी हैं, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर भी हैं। जब सिमिलर है तो मुझे बताओ करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या है? तो अगर छोटे ट्रायंगल में यहां से यहां तक की लेंथ 1 है तो बड़े ट्रायंगल में पूरी करस्पॉन्डिंग लेंथ 2 है। 2 है। आप बोलोगे हाँ सर, छोटे बड़े ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 1 और 2 है। तो आप मुझे बताओ, ये वाला एंगल तो दोनों में कॉमन है, इसके सामने यहां डीई है, इसके सामने यहां बीसी है, तो डीई से बीसी का रेशियो भी क्या होगा? जवाब दो। तो आप कहोगे सर डीई से बीसी का जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा। तो इसका मतलब यहां से डीई कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? डीई की जो लंबाई होगी वो बीसी का आधा होगी, BC/2। तो सेकंड कांसेप्ट यहां से निकला कि अगर हम किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन तीसरी भुजा के समांतर होती है और तीसरी भुजा का आधा होती है। एबी एसी के मध्य बिंदु डी और ई को मिलाए तो जो लाइन डीई है वो बीसी के पैरेलल है तीसरी भुजा, और डीई जो है वो बीसी का आधा भी है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी अक्षय, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल भी होगी और लंबाई में आधा भी होगी। यस और नो? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। दूसरी बात, यहां पे छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर बन गए, तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि छोटे ट्रायंगल एडीई और बड़का ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या है? छोटे ट्रायंगल एडीई और बड़े ट्रायंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या है मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर है भैया? ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल आपस में बराबर हो गया और ये वाला एंगल आपस में बराबर हो गया मेरे प्यारे भाई। हो गया कि नहीं हो गया? करस्पॉन्डिंग एंगल, छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं, एरिया का रेशियो क्या आएगा? छोटा ट्रायंगल एडी बड़ा ट्रायंगल एबीसी, करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। छोटे ट्रायंगल में ये 1 है, बड़े ट्रायंगल में पूरी करस्पॉन्डिंग भुजा 2 है। देखो यहाँ पे ये एंगल के सामने 1 है, बड़े ट्रायंगल में सीबीसी एंगल के सामने पूरा 2 है, तो 1/2 साइड का रेशियो है। साइड का रेशियो का स्क्वायर करेंगे 1/4, तो यानी कि छोटे का बड़का ट्रायंगल के एरिया का रेशियो आएगा 1/4। 1/4 समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर कल ही आ गया था। तो आप हमें ये बताइएगा फिर कि छोटे ट्रायंगल एडीई और जो नीचे क्वाड्रिलेटरल बना बीडीईसी, नीचे जो चतुर्भुज बना है बीडीईसी, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा? इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा? जवाब दो। इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा? जवाब दो। तो छोटे ट्रायंगल का एरिया एडीई का एरिया, छोटे ट्रायंगल का एरिया 1 है, पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया 4 है, तो चतुर्भुज का क्या बचा? बीडीईसी का चतुर्भुज ट्रेपेजियम है 3, 4 में से घटाएंगे, बड़े में से छोटे का एरिया घटाएंगे 3, यानी कि छोटे ट्रायंगल और चतुर्भुज के एरिया का रेशियो 1:3 होगा मेरे प्यारे भाई। ये 3 रिजल्ट यहां से बनते हैं, तीनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये और ये उतार लो कॉपी में। सर ये रेशियो एक ही क्यों माना? माना नहीं बेटा, है रेशियो। अगर एडी बीडी बराबर है भाई, खुशी है खुशवा, देखो ये एबी है, डी मिड पॉइंट है, तो एडी बीडी बराबर है। अगर एडी बीडी बराबर है तो बीडी को नीचे लाऊंगा, तो एडी बटे बीडी क्या आएगा? 1, और 1 को लिखते हो 1/1। गजब डाउट है तुम्हारा सर। थेल्स और इसमें क्या फर्क है? सेम ही है, इसमें भुजाएं समांतर हो रही हैं, कोई फर्क नहीं है। बस थेल्स थ्योरम में एनी पॉइंट है, किसी भी पॉइंट डी एंड यार, एनी 2 पॉइंट्स, एनी शब्द लगा लो, एनी 2 पॉइंट्स, और यहां पे मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है ना? तो थेल्स थ्योरम में स्पेशल केस है, स्पेशल। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम? ओके नेक्स्ट, आगे उल्टा, कन्वर्जेंस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा।
मिड पॉइंट थ्योरम केवल सीधी ही नहीं उल्टी भी ट्रू है। कन्वर्जेंस ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बच्चों, भाई मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं इस प्रकार से, जल्दी से कर लेते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल बन गया। अब साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है, साइड ए बी का मध्य बिंदु डी है, साइड ए बी का मध्य बिंदु डी है। तो ए लाइन डी ई इज ड्रॉन पैरेलल टू बी सी फ्रॉम मिड पॉइंट डी ऑफ साइड ए बी। सुनेगा मेरे प्यारे भी, आपके पास एक त्रिभुज एबीसी है, साइड एबी का मध्य बिंदु डी है, साइड एबी का मध्य बिंदु जो है वो डी है। तो इस मिड पॉइंट से बराबर है, एडी और बीडी बराबर, मिड पॉइंट से हमने एक समांतर रेखा खींची अपनी मर्जी से, समांतर रेखा किसके समांतर, बीसी के समांतर, बीसी के समांतर एक लाइन हमने खींची है। तो जो लाइन है कहीं ना कहीं जाके एसी को कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, कहीं ना कहीं जाके मिलेगी। तो ये जो पॉइंट होगा मेरे प्यारे भी, ये जो पॉइंट बनेगा ई, ये जो पॉइंट बनेगा ई, ये एसी का, साइड एसी का मध्य बिंदु होगा। ये जो पॉइंट बनेगा मेरे प्यारे भाई, ये साइड एसी का मिड पॉइंट होगा। ये थ्योरम है मेरे दोस्तों, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गया। तो दोस्तों अगर आपके पास एक त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी का साइड एबी का मिड पॉइंट डी है, और इस मिड पॉइंट डी से हमने पैरेलल लाइन खींची है बीसी के पैरेलल, तो ये जो पॉइंट बनेगा ई, ये एसी का मध्य बिंदु होगा। कैसे होगा? थेस थ्योरम से। क्योंकि अगर ये 1:1 का रेशियो है लेफ्ट साइड में, आप पैरेलल लाइन खींच रहे हैं तो राइट साइड में भी 1:1 का रेशियो आएगा। 1:1 मतलब ए और ईसी बराबर हो जाएगा। जब ए और ईसी बराबर हो गया तो ई क्या बन जाएगा? साइड एसी का मिड पॉइंट बन जाएगा। यही है मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्जेंस। बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना। समझ में आया? ठीक है। तो अगर किसी भी त्रिभुज में आप जो है एक भुजा के पैरेलल मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींचते हैं तो अपोजिट साइड को भी जाके मिड पॉइंट पर मिलता है। ठीक है ना, अपोजिट साइड को भी जाके मिड पॉइंट पर मिलेगा। चलो एक सवाल देख लेते हैं जल्दी से, एक सवाल देख लेते हैं जल्दी से 18वां, और फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। देखिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि अब हमारी जो क्लास होगी, कल भी मैं आपकी क्लास लगाऊंगा, लेकिन बीच में जो आपकी छुट्टी होगी संडे की, कृपया रिवीजन करके आइएगा। पता नहीं मैं इतना भागा क्यों हूं कि हमेशा फ्राइडे की क्लास में ही मैं थ्योरम बताता हूं बच्चों को, 2 दिन में वो थ्योरम भूल जाते हैं, रिवीजन करके नहीं आते, पढ़ के नहीं आते, और मंडे को मुझे परेशान करते हैं कैसे आया कैसे आया। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है भाई प्लीज कि घर पे जाना भूलना मत, पढ़ के आना, रिवीजन करके आना, आगे के सवाल करके आना, कि आगे की क्लास में मैं इन थ्योरम्स पे सवाल करवाऊंगा। और वो सवाल आप तभी कर पाओगे जब आप जो है थ्योरम्स आपको याद होंगी, अनंत थेल्स थ्योरम से भाई। ठीक है, तो घर से पढ़ के आया करो, मेहनत करके आया करो, आगे के सवाल सॉल्व करने की कोशिश भी क्या करो। कंसेप्ट तो आज समझा दिए, अब कुछ बालक कैसे भी निकलेंगे जो अगली क्लास में कहेंगे कंसेप्ट कहां है, कंसेप्ट कहां है, जबकि आज पढ़ा दिया। तो क्लासों को स्किप मत किया करो। ट्रायंगल एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डीई बीसी के पैरेलल है। अब ट्रायंगल एबीसी एक त्रिभुज है, डीई बीसी के समांतर है, एडी से डीबी का रेशियो है 9:8। ये हो गया मेरे दोस्तों, ये डी और ये ई। क्या कह रहे हैं हम? एबीसी है, डीई बीसी के पैरेलल है, एडी से डीबी का रेशियो 9:8, ये रेशियो 9:8 है एडी से बीडी का। आपसे पूछा डी से बीसी का रेशियो क्या आएगा, डी से बीसी का जवाब दो, जवाब दो डी से बीसी का रेशियो। तो भाई छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर हैं, बिल्कुल कमलेश, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। पर छोटे ट्रायंगल में 9 है, ये पूरा क्या है 9 8 17 है, 9 और ये पूरा 8 17 हो गया, 17 हो गया ना, ये 9 है और ये 17 हो गया। तो डी से बीसी का रेशियो भी छोटे बड़े ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड 9:17 होना चाहिए। डी से बीसी का रेशियो 9:17, पहला ऑप्शन सवाल का आंसर है। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ठीक है, मैं अगला सवाल लूंगा आपके सामने, सवाल नंबर है 19 ही बनाओ दोस्त। ठीक है, 3 क्वेश्चन करवा देता हूं मेरे प्यारे भाई, जिससे कि आप भूले ना। मुझे बड़ा बुरा लगता है जो आप घर से पढ़ के नहीं आते, मैं इतनी मेहनत से आपको पढ़ाता हूं। त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी के समांतर है, एडी से डीबी का रेशियो 4:5 है। त्रिभुज एबीसी है, लाइन डीई जो है वो बीसी के समांतर है। हालांकि एग्जाम को क्लियर करके लिखना चाहिए कि डी एबी पर है और ई ईसी पर है, लिखा नहीं है, दुष्ट है। खैर वो पता चल गया कि एडी से डीबी का रेशियो दिया ना, तो एडी पॉइंट डी एबी पर होगा। एडी से डीबी का रेशियो 4:5 है, डीई 12 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा बीसी की लंबाई, क्या आप बीसी की लंबाई नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, छोटे बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है भाई। ये जो लाइन है डी बीसी के समांतर है, हो जाएगा। तो छोटे ट्रायंगल में 4 है, बड़े ट्रायंगल में पूरा 9 है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आएगा 4:9। तो डीई से बीसी का रेशियो भी करस्पॉन्डिंग साइड बनती है, एंगल के सामने छोटे में डी बड़े में बीसी, ये भी 4:9 आएगा आएगा। अब 4 की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, 3 गुना, तो 9 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी, 27 सेंटीमीटर। तो बीसी का माप रहा 27, चौथा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, प्री का सवाल है, आसान सा सवाल है, अगला ही बनाए। ट्रायंगल पीएमएन को देखो, ट्रायंगल पीएमएन में एसपीएम पर एक पॉइंट है, ये ट्रायंगल पीएमएन हो गया। त्रिभुज पीएमएन में एसपीएम पर एक पॉइंट है जो पीएम को 5:7 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो ऐसे पॉइंट हो गया, और जो पीएम को डिवाइड कर रहा है 5:7 के रेशियो में। रेखाखंड एसटी एमएन के समांतर है, तो ये जो लाइन है एसटी एमएन के पैरेलल है, बोला गया सवाल में कि लाइन एसटी खींची गई है एमएन के पैरेलल। एमएन की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, 24। तो आपसे पूछिए एसटी की लंबाई क्या होगी, रेखाखंड एसटी की लंबाई क्या होगी? क्या आप नहीं निकाल सकते? कोई भी निकाल सकता है। छोटा बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है भाई, ये 5 और इसके करस्पॉन्डिंग 12, 5 7 12, तो रेशियो भी 5:12 का होगा कि नहीं एसटी से एमएन का? अब 12 की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, दुगुना, तो 5 की वैल्यू भी दुगुना आएगी, 10 सेंटीमीटर। आंसर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है जी, चलो। तो
ये आज की क्लास है, आप यहीं पर छोड़ते हैं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सवाल करवाऊं, केवल सवाल होंगे नेक्स्ट क्लास में, सारी थ्योरी आज बता दी है। बाय।